नमस्कार, एमपीसीजी के गांव देख रहे हैं आप। हुआ आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं इंदौर की खबर के साथ। इंदौर के हाईकोर्ट चौराहे पर वकीलों ने जमकर हंगामा किया। होली के दिन वकील पर एफआईआर के विरोध में वकीलों ने रोड जाम कर दिया। इस दौरान वकील पुलिस से भी भिड़ते हुए नजर आए और थाना प्रभारी से भी बदसलूकी की, साथ ही डीसीपी आनंद की गाड़ी भी रोकी। दरअसल होली के दिन परदेसीपुरा थाने में एक वकील के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसको लेकर वकीलों ने हाईकोर्ट चौराहे पर प्रदर्शन किया। तो ये तस्वीरें देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं इंदौर से ये बड़ी खबर। हाईकोर्ट चौराहे की तस्वीर जहां पर वकील इकट्ठे हुए, और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखिए, वकीलों ने किस तरीके से यहां पर हंगामा किया। बड़ी संख्या में वकील यहां पर पहुंचे और डीसीपी की गाड़ी रोकने की भी कोशिश की। वही दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से थाना प्रभारी के साथ तक मारपीट की वकीलों ने, और इस मारपीट में थाना प्रभारी घायल भी हुए। जानकारी के मुताबिक उनके साथ मारपीट की गई, वो बेहोश भी हो गए थे। तो ये दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इंदौर से। और बता दें कि आखिर हुआ क्यों। वकील पर एफआईआर की गई थी, जिसके विरोध में वकीलों ने ये हंगामा किया है। कोई घटना के बीच में पुलिस और अधिवक्ता पक्ष के बीच आपस में विवाद की स्थिति आई है, और इस स्थिति को लेकर यहाँ अधिवक्ता संघ के द्वारा एमजी रोड पर चक्का जाम किया गया है। और इस चक्का जाम के लिए पुलिस और हम लोग प्रशासन संयुक्त रूप से यहाँ उपस्थित हुए हैं, ताकि जो उपरोक्त समस्या है उसका निराकरण किया जा सके। धरना प्रदर्शन यहाँ पे था, उसको लेकर के बात की गई है। और अभी जो बात करने पर जो आरोप लगाए गए उनको लेकर के प्रारंभिक इंक्वायरी को लेकर के जो प्राथमिक जांच है उसके आदेश किए गए हैं, और जो आरोप लगाए गए जिनके ऊपर उनको सस्पेंड भी किया जा रहा है, और साथ में ये पूरे लोगों से बात करके ये डिस्पर्सल कार्रवाई प्रारंभ हुई। और देखिए ये तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इंदौर के हाईकोर्ट चौराहे की तस्वीर। आप जरा देखिए किस तरीके से वकीलों ने यहां पर जमकर हंगामा किया। दरअसल होली के दिन वकील पर एफआईआर दर्ज की गई थी, और उसी के विरोध में ये वकील सड़क पर उतर आए और हंगामा किया। जब पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो देखिए किस तरीके से वकीलों ने पुलिस के अधिकारियों को घेर लिया। और ये वो तस्वीर है जब डीसीपी की गाड़ी को रोका गया वकीलों की तरफ से, और अब ये वो तस्वीर है जब थाना प्रभारी के साथ वकीलों की तरफ से मारपीट की गई, जिसके बाद वो बेहोश भी हो गए, घायल भी हुए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया है। तो बदसलूकी यहाँ पर थाना प्रभारी के साथ की गई। अब देखिए देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ की जाती है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको फिर से जरा तस्वीरें दिखाते हैं इंदौर के हाईकोर्ट चौराहे की तस्वीरें। आप जरा देखिए, वकीलों की तरफ से जमकर यहाँ पर हंगामा किया गया, और वजह यह थी कि होली के दिन एक वकील पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, जिसके बाद वकील इतने नाराज हुए कि हाईकोर्ट चौराहे पर इकट्ठा हुए, और उसके बाद विरोध में उनकी तरफ से जमकर हंगामा किया गया। तो ये देखिए डीसीपी की गाड़ी रोकने की कोशिश की गई, और उसके बाद जब पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो थाना प्रभारी के साथ यहां पर मारपीट कर दी गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। तनुश्री, अभी क्या हालात काबू में है? साथ ही साथ थाना प्रभारी जो घायल हुए तो उनकी स्थिति अभी क्या कुछ बताई जा रही है? ये देखिए फिलहाल हालात सामान्य है। आपको बस शुरुआत से मैं बताती हूँ क्या पूरा मामला रहा। होली के दिन जब कुछ बच्चे गुब्बारों के साथ खेल रहे थे, तब ये गुब्बारे एक पुलिस अधिकारी को जाके लगे। पुलिस अधिकारी ने जब इस पर आपत्ति जताई, तब कॉलोनी में मौजूद लोगों ने वहां पर पुलिस के साथ विवाद किया। वहां पर उस भीड़ में कुछ वकील भी शामिल थे। आपको बता दें कि जब वकील इस मामले को लेकर परदेसीपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे, तो वहां पर भी पुलिस ने उनसे विवाद किया, और आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि परदेसीपुरा थाने में पुलिस के किसी अधिकारी ने मारपीट की, और वकील को भी चोटिल किया है, और उनके परिवार के सदस्यों को भी चोटिल किया है। आपको ये बता दें, इसके बाद जो है आज सुबह परदेसीपुरा थाने का घेराव किया गया, जिसके बाद जितने भी वकील और हिंदू संगठन के लोग हैं वो इंदौर में हाईकोर्ट चौराहे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने काफी लंबे समय तक चक्का जाम किया, और जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बाधित रहा। इस पूरे समय जब वहां पर टीआई पहुंचे, तब उनके साथ भी मारपीट की गई, और जो डीसीपी की गाड़ी है उसका भी घेराव किया गया था। आपको ये भी बता दें कि टीआई को चोटिल किया गया, भारी भीड़ जो है उनके साथ मारपीट की गई है। फिलहाल टीआई साहब के जो उपचार है वो जारी है, और अभी उनकी स्थिति सामान्य है। पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, और उन्होंने समझाइश दी लोगों को, और ये बात भी रखी है कि अब जितने भी जो आरोप लगाए गए जिस अधिकारी पर,
उसके ऊपर उसको सस्पेंड करने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि अभी इसके ऊपर कुछ आधिकारिक बयान आया नहीं है। अभी इसके ऊपर एक जांच कमेटी बिठाई जाएगी, जिसके बाद ही आगे के फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल हालात सामान्य है और किसी प्रकार का अभी धरना प्रदर्शन या चक्का जाम हाईकोर्ट चौराहे पर या कहीं पर भी देखने को नहीं मिल पा तो रहा चलिए है। तनुश्री, ये राहत की बात है कि फिलहाल हालात काबू में है। प्रशासनिक कार्रवाई की बात की जाए तो किस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई इस पूरे मामले में अभी की जा रही है? जी देखिए, बात करें प्रशासनिक कार्रवाई की, तो अभी पुलिस ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि एक जांच कमेटी बिठाई जाएगी। जिन भी पुलिस अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, इसी के साथ जो भी लोग शामिल थे टीआई के मारपीट में, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और जो पुलिसकर्मी के ऊपर आरोप लगाए गए, उनके ऊपर जांच कमेटी बिठाकर उनके ऊपर लगातार कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कार्रवाई के दौरान टीआई या फिर जो पुलिस अधिकारी है वो आरोपी पाया जाता है, तो उनको तत्काल सस्पेंड भी किया जाएगा। जांच समिति का जैसा कि आपने तनुश्री जिक्र किया, ये जांच समिति कब तक बन जाएगी और कौन कौन इसमें शामिल होगा, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी देखिए, फिलहाल बात ये सामने आई है कि पुलिस कमिश्नर इसमें शामिल रहेंगे। अपर कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत की कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। और इसी के साथ उस समय जो मौके पर मौजूद थे थाने में, उनको भी शामिल करने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसके ऊपर अभी जल्द पुलिस अपना बयान देगी। ये जो तस्वीरें हमने देखी तनुश्री, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि वकीलों ने देखिए हंगामा किया, विरोध भी जताया, लेकिन थाना प्रभारी से इस तरीके की बदसलूकी कोई कैसे कर सकता है? जी देखिए, बहुत बड़ा मामला है। और जो ये बदसलूकी की गई है, ये बिल्कुल गलत है जो किया गया आज इंदौर की सड़कों पर। आपको ये भी बता दें कि जिस समय पर ये हुआ, उस समय भारी भीड़ वहां पे मौजूद थी। और वहां पे जो भी लोग वहां से गुजर रहे थे, उनके साथ भी इनके द्वारा मारपीट की जा रही थी। आपको ये बता दें, काफी लंबे समय तक चक्का जाम किया गया था। और लोगों का कहना था कि जब तक कमिश्नर वहां पे नहीं पहुंचते हैं और कमिश्नर खुद वहां पर आकर उनसे बातचीत नहीं करते हैं, तब तक वो चक्का जाम अपना नहीं खोलेंगे और ना ही धरना प्रदर्शन अपना खत्म करेंगे। जो टीआई के साथ हुआ, जो अधिकारियों के साथ हुआ, वो बेशक बहुत गलत चीज थी। ये नहीं होना चाहिए था। जो सामूहिक रूप से उनको मारा गया, जैसे वो सड़क पे बेहोश हुए, वो चित्र जो हमने विजुअल्स देखे, वो भी विजुअल्स काफी दर्दपूर्वक है, दर्दनाक है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में अब जांच समिति बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। नजरें आप बनाए रखिएगा तनुश्री, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। सोशल मीडिया पर धमकी मिलने के बाद जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कहा कि 35 साल से जनता के लिए जान की बाजी लगाई है, अब धमकी देने वाले को जनता नहीं छोड़ेगी। धमकी के आरोपी को लेकर विजय शाह ने कहा कि जो लोग राजनीति में सफल नहीं हो पाए, वो मुकेश दरबार जैसे छोटे लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। संज्ञान में लेते हुए तत्काल घटना दिनांक को रात में ही हरसूद थाने में जान से मारने की धमकी और गाली गलौज देने का, साथ ही सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के को लेके हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी मुकेश दरबार मूल निवासी ग्राम राजूर थाना हरसूद का है। उसके बारे में जब जानकारी ली गई तो उसकी मूवमेंट राजस्थान और श्योपुर बॉर्डर पे पाया गया। तत्काल रात में ही एक टीम भेजी गई थी और टीम ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ की जा रही है। ऐसा व्यक्ति जो लोगों को डिस्टर्ब करे, समाज को डिस्टर्ब करे, जिला बदर हो, 5-5, 10-10 जिस पर केस चल रहे हो, जो समाज का दुश्मन हो, ऐसे लोगों को ठिकाने लगाना पुलिस प्रशासन का काम है। सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारे हैं। हमने प्रशासन को कहा है 5-7 दिन में कठोर कार्रवाई करें, जनता को गुमराह न करें। और ये प्रदेश की वो जनता है, इसलिए विजय शाह को चुना है। विजय शाह और हमारी जनता एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगाते हैं। जिस दिन इनके लिए आई, हम जान की बाजी लगाते हैं। और जिस दिन हमको किसी ने चैलेंज किया तो ये उसको छोड़ेंगे नहीं। भैया छोड़ोगे क्या तुम लोग? छोड़िए, सबको समझा घर भेजवा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ पर सस्पेंस बढ़ गया है। ईडी के मुताबिक चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है, जबकि भूपेश बघेल ने किसी भी तरह का नोटिस मिलने से इनकार किया है। भूपेश बघेल ने ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी का काम मीडिया हाइप करना है। कोई नोटिस ही नहीं आया है तो जाने का सवाल नहीं उठता। जब नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। नोटिस ही नहीं मिला अभी।
अभी नोटिस नहीं मिला। नहीं। ये बात बताई जा रही है कि हाइट क्रिएट किया जा रहा है, कि किस तरीके का आपको लग रहा जबरदस्ती मीडिया हाइप क्रिएट करना ईडी का काम ही है। नोट गिनने की मशीन किसी पोर्टल में चला दिया, नोट गिनते हुए मशीन को दिखा दिया गया। तो ऐसे मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है, बदनाम करने को। एजेंसी के उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी सामने वाले को बदनाम करना, और अभी तक की यही करते आ रहे हैं। तो ईडी के खिलाफ कोई मानहानि करेगी? इसमें क्या मानहानि है भाई? नहीं, आप बता रहे बदनाम किया जा रहा है। तो और नहीं तो क्या कर रहे हैं? अब देखो 7 साल तक मेरे केस के खिलाफ सीडी केस जब कोर्ट में हुआ तो बोलिए तो डिस्चार्ज कर दिया, मुझे हो गया खत्म, है ना। तो ये भाजपा का षड्यंत्र है कि किसी भी नेता को बदनाम करो। मतलब किसी तरह का कोई सम्मान नहीं आया है। और मैं कितने बार बोलूंगा, तो सम्मान से आएगा चले जाएंगे भाई, उसमें क्या बात है। वही ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली। छत्तीसगढ़ के कथित 2161 करोड़ के शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को ईडी कार्यालय में आज पेश होना था। चर्चा इस बात को थी कि ईडी ने जो भूपेश बघेल के आवास में जो रेड की थी उसके बाद उन्हें नोटिस सर्व किया गया था और उन्हें ईडी के कार्यालय में बुलाया गया था। और ये चर्चाएं थी कि 15 तारीख मतलब आज चेतन बघेल ईडी के दफ्तर में पेश होंगे और जो उनसे दस्तावेज मांगे गए हैं उन दस्तावेजों को वो देंगे। लेकिन अब चेतन बघेल ईडी के दफ्तर नहीं आएंगे क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसी भी तरीके का कोई भी नोटिस उन्हें नहीं मिला है, उनके बेटे को नहीं मिला है, इसलिए वो यहाँ पे आएंगे नहीं। और उन्होंने सीधे तौर से आरोप लगाया कि ईडी उनकी छवि खराब करने के लिए कोशिश कर रही है और विपक्ष के नेताओं को, जैसा कि वो पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं की छवि खराब करने का काम केंद्रीय एजेंसियां करती हैं। तो ये ईडी का दफ्तर है जहां पर सुबह से ही बड़ी संख्या में मीडिया से जुड़े हुए, अलग अलग संस्थानों से जुड़े हुए जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, क्योंकि सभी को इसी बात की सूचना थी कि चेतन बघेल कोर्ट में आएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये कथित शराब घोटाला जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा और यहाँ तक रही कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जब सरकार रही और जब कैंपेन हुई तो विपक्ष ने, यानी भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सत्ता में है, उसने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार चली गई। अब ईडी की कार्रवाई को लेकर अलग अलग समय में कई सारी बयानबाजियां होती हैं और बीते दिनों भी बयानबाजी होती रही हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ पर ईडी की जब कार्रवाई हुई तो कई सारी चर्चाएं हुई, क्योंकि तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, वो अभी जेल में हैं। तो कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि चेतन बघेल पेश होंगे, उनसे पूछताछ होगी और हो सकता है कि ईडी उनके खिलाफ और भी कोई कार्रवाई करे। लेकिन फिलहाल भूपेश बघेल के बयान आने के बाद ये साफ हो गया है कि चेतन बघेल ईडी के दफ्तर अभी फिलहाल नहीं आएंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। बढ़ते आगे अनूपपुर से बड़ी खबर, जहां पर पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। बीच बचाव करने पर डंडे से पिटाई भी की गई। दुकानदार को पीट रहे थे 5 से 6 युवक और दुकान पर पान नहीं मिलने पर यह पूरा विवाद हुआ है। युवक की मौत से ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो अनूपपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक युवक की पीटकर हत्या कर दी गई और बीच बचाव कराने पर डंडे से पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि दुकानदार को 5 से 6 युवक पीट रहे थे और इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि दुकान पर पान नहीं मिला, जिसके चलते ये पूरा विवाद खड़ा हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट पर उतर आया और उसके बाद युवक की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो अनूपपुर से पूरा मामला, ये मौके की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। युवक की हत्या यहां पर कर दी गई। बताया जा रहा है कि बीच बचाव करने के लिए ये युवक आया हुआ था, जिसकी डंडे से पिटाई कर दी गई और दुकानदार को 5 से 6 युवक पीट रहे थे। उसी दौरान ही बीच बचाव करने के लिए आया था, जहां पर इसकी पिटाई की गई और इसकी मौत हो गई। अब खबर अशोकनगर से है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बोगावरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खून से लथपथ एक युवक का शव मिला, जिसे देख वहां आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मौके पर परिजनों ने हत्या का शक जताया। कार्रवाई से पुलिस बचती हुई नजर आई और जीआरपी की टीम भी। और नाराजगी के करीब 6 घंटे के बाद शव के उठाए जाने को लेकर परिजनों में नाराजगी देखने को मिली।
अगली खबर ग्वालियर से है, जहां एक युवती ने सुसाइड कर लिया। युवती की होली के दिन किसी बात को लेकर पति से बहस हुई थी, जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया। बताया जा रहा है कि अभी 1 महीने पहले ही युवती की शादी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से युवती का ससुराल पक्ष उसे प्रताड़ित कर रहा था। वहीं ससुराल पक्ष के युवती के अंतिम संस्कार में शामिल न होने पर पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। इधर मुरैना में युवक की मौत के विरोध में परिजनों ने चक्का जाम करके विरोध जताया। इस दौरान परिजनों ने कलेक्टर आवास का घेराव भी किया। पुलिस प्रशासन ने परिजनों को काफी समझाया, लेकिन परिजनों ने एसपी के आवास के घेराव की चेतावनी दी, जिसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोड से हटाया। दरअसल एक युवक की संदिग्ध मौत को लेकर परिजनों ने हंगामा किया था। एसडीएम ने कहा कि पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उनको समझाया गया, कोई यदि मृतक पाया गया है उसका पोस्टमार्टम होने दीजिए। पोस्टमार्टम में कोई बात निकलती है तो तदनुसार आगे की समस्त कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। ये नहीं करके किसी का बंगला घेर लेना, वो भी जो जिला प्रशासन का मुखिया है उनका बंगला घेर लेना, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर तो चलता नहीं है। समझाने से वो नहीं माने तो बल प्रयोग, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, उन्होंने यहाँ से हटाया गया। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुड़ेम जिले में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 60 माओवादियों ने आईजी के सामने सरेंडर किया। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। तो देखिए, नक्सलियों की तरफ से आत्मसमर्पण नक्सली कर रहे हैं, लेकिन इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि एक साथ 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो लगातार सरकार की तरफ से जो नियत निरार योजना चलाई जा रही है उससे प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो मल्टी जोन आईजी के सामने ये नक्सली पहुंचे और उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तो बड़ी संख्या में, जी हाँ, 60 माओवादी बताए जा रहे हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अलग अलग जगह से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए जो डेडलाइन तय की गई है उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर सुकमा में नक्सलियों को लेकर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें छापेमारी के दौरान पुलिस ने तेलंगाना स्टेट कमेटी और पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के नक्सली मुचाकी सुरेश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली आईडी स्पाइक लगाने समेत कई आरोप उस पर हैं। खबर देवास से, जहां मौत के फ्लाईओवर ने एक और की जान ले ली। बीते दिनों बस की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। छात्रा का नाम रीना ठाकुर है और वो एमबीबीएस के फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही थी। एक तरफ युवा की बात की जाए तो एक युवा भी हादसे का शिकार हुआ, जिसकी मौत के बाद लोग भड़क उठे। उन्होंने आज इंदौर रोड पर बने फ्लाईओवर पर चक्का जाम किया। आपको बताते चले कि इस फ्लाईओवर को स्थानीय लोग जबरन का फ्लाईओवर कहते हैं। दरअसल इसकी चौड़ाई बहुत कम है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं और अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान इस फ्लाईओवर की वजह से जा चुकी है। सूरजपुर की जहरी नगर पंचायत में 2 वार्डों के पार्षद ने नगर पंचायत कार्यालय पर ताला लगा दिया। 2 वार्डों के पार्षद अधिकारी कर्मचारियों की कार्यशैली से नाराज है। पार्षदों का कहना है कि नगर पंचायत के वार्डों में पानी की किल्लत है, जिसे लेकर अधिकारी कर्मचारियों से हैंडपंप और बोरवेल पर काम करने की बात कही गई है, लेकिन इसके बावजूद अब तक किसी तरह का काम नहीं हुआ। नाराज पार्षदों ने इसी को लेकर कार्यालय में ताला लगा दिया। वहीं पंचायत अध्यक्ष के मौके पर पहुंचने के बाद पार्षदों ने कार्यालय का ताला खोला। पानी की समस्या था सर, पानी को लेके हम लोग आए थे। आज से नहीं, 15 दिन से पहले बोल रहे हैं कि जाके समस्या ठीक कीजिए। समस्या देखने के लिए भी इन लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग का क्या बात मैं बोलूँ इन लोग को। सीएमओ सर को बोल रहा हूँ तो सीएमओ सर बोलते हैं कि भेज दिया रहा हूँ, कर दे रहे हैं, तो उनका भी बात नहीं सुन रहे हैं। तो अधिकारी कर्मचारी लोग कहीं नहीं सुनेंगे तो हम लोग का क्या सुन पा रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि जंगल पारा में वो हेड पंप के ही सहारे लोग वहाँ पानी अपना पीने का वो कर रहे थे। और वहाँ पे उनका कुआं भी नहीं है, ना वहाँ पे अगल बगल में बोर भी नहीं है। यहाँ 15 दिन से मैं बोल रहा हूँ लगातार कि यहाँ पे हेड पंप बनवाइए या तो फिर आप अपना एक टैंकर भेजिए डेली 1 घंटे के लिए, तो वो भी ये नहीं कर रहे हैं। पेयजल के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी गर्मी के दिन है, पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है।
इस निमित्त हमने कलेक्टर साहब से मिल करके CSR मद से राशि की भी मांग की है, जिससे कि जो है किसी भी प्रकार का पेयजल के लिए जो है असुविधा न हो। इसके लिए हमने जो है सारी व्यवस्था बनाने का जो है पूरा प्रयास किया है। आज जहां गांव-गांव में नेटवर्क फैला हुआ है, टीवी पर नेटवर्क के विस्तार कितने प्रचार आते हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां अब तक मोबाइल नेटवर्क नहीं आता और इसके चलते यहां लड़कों की शादी नहीं होती। जी हां, ये गांव है सिवनी जिले का नया गांव, जहां किसी भी टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क नहीं है। ग्रामीणों को फोन पर बात करने के लिए गांव से 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। नेटवर्क की समस्या इतनी गंभीर है कि एक युवक का विवाह भी इसी के चलते नहीं हो पाया। लड़के पक्ष ने नेटवर्क न होने की वजह से रिश्ता ठुकरा दिया। वही अधिकारियों के मुताबिक आसपास के 4 गांवों में टावर लग चुका है और जल्द इस गांव में भी टावर लगाने की व्यवस्था की जाएगी। जो वनग्राम है बाय डिजाइन वो जंगलों के अंदर है और इसीलिए जो केंद्र सरकार की एक योजना भी है कि जो कवरेज विहीन वनग्राम है उनमें प्राथमिकता के आधार पर टावर लगाए जा रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले BSNL ने हमसे 4 गांव की अनुमति ली थी और उन 4 गांव में ही टावर लग गए हैं और आई गेस ये शायद दूसरे चरण में होना होगा, तो इसमें भी टावर लगना है। और तो यस, ये कवरेज विहीन गांव है। प्रॉब्लम नेटवर्क की है। आजकल तो हर काम ऑनलाइन होता है। मेरे को भी ऑनलाइन काम करने के लिए बहुत परेशानी होती है। बहुत दूर जाना पड़ता है मेरे को ऑनलाइन काम कराने के लिए, जैसे वजन भरते हैं बच्चों का, उसके लिए भी दूर जाना पड़ता है। कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जब मेरा काम होता है। 15 मार्च से एमपी सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी कर रही है। पहले चरण में उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम और राजधानी भोपाल संभाग में किसानों से गेहूं की खरीद की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 मार्च यानी आज से समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ये 175 रुपये बोनस दाम पर गेहूं की उपज खरीद रही है। यानी कुल मिलाकर के 2600 रुपये अब किसानों को गेहूं का दाम मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं हम इस वक्त खंडवा की अनाज मंडी में है। यहाँ पर समर्थन मूल्य के लिए एक कैंप बनाया गया है। समर्थन मूल्य केंद्र जो खंडवा कृषि उपज मंडी समिति है, यहाँ पे तहसील मार्केटिंग सोसाइटी जो है खंडवा की, वो पंजीयन कर रही है। इसके कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने किसानों को अवगत भी कराया है और फ़ोन लगा के बातचीत भी कर रहे हैं कि स्लॉट बुक करके यहाँ पे खरीदी करें। अब तक कितने किसानों ने पंजीयन कराया है? अभी तक पूरे ज़िले में 11,200 किसानों ने गेहूँ का पंजीयन कराया है और मार्केटिंग सोसाइटी में 432 किसानों ने, जो यहाँ पे खरीदी कर रही है वो सोसाइटी 432 पे किसान पंजीयन कराया है। पंजीयन का काम अभी भी चल रहा है, तो 31 मार्च तक पंजीयन भी चल रहा है। क्या क्या इंतजाम किए गए हैं आपकी तरफ से? यहाँ पे हमारा केंद्र यहाँ स्थापित किया गया है अनाज मंडी में, व्यवस्थाएं पूरी है और अभी सोमवार से, कल तो संडे है, सोमवार से खरीदी चालू कर दी जाएगी। क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है? अपने पूरे ज़िले में 61 गेहूँ उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए। उनमें से 52 गोदाम स्तरीय उपार्जन केंद्र हैं और 5 मंडियाँ हैं अपनी, उसमें उपार्जन के लिए 3 समिति स्तर पर। पिछली बार कितनी खरीदी हुई थी, कुछ आंकड़ा है? पिछली बार जो अपने 74 गेहूँ उपार्जन केंद्र थे उसमें 3,900 मीट्रिक टन गेहूँ का ही उपार्जन हुआ था। काफ़ी कम उपार्जन हुआ था। क्या उम्मीद है इस बार, क्या लगता है आपको? इस बार तो क्योंकि रेट 2600 हमारे कर दिए गए, तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे गेहूँ का उपार्जन अच्छे से होगा। कितनी उपज लेकर आए आप? 1 एकड़ में हमने निकली 13 क्विंटल। तो आप समर्थन मूल्य में बेच रहे हैं या खुली मंडी में बेच रहे हैं? नहीं, समर्थन मूल्य में बेचने को तैयार है, बाकी पैसे कम मिल रहे हैं ना अभी इसमें मंडी में। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, कितना मिलना चाहिए? 2900 रुपये 3000 के लगभग तो बिकना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो खुली मार्केट में कितना मिलता है? खुले मार्केट में वही है ना, 3000 का भाव है ना। हाँ, तो समर्थन मूल्य मतलब कम मिल रहा है और खुले मार्केट में आपको ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा मिल रहा है। तो ये देखिए किसान हैं जिनका कहना है कि समर्थन मूल्य पर ये इसलिए नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि इनको दाम ज़्यादा चाहिए। इन्हें खुले मार्केट में 3000 रुपये मिल रहा है और समर्थन मूल्य बोनस मिला करके 2600 रुपये मिल रहा है। तो ये खंडवा मंडी का हाल है, जहाँ पर आज समर्थन मूल्य पे खरीदी शुरू होनी थी, मगर किन्हीं कारण से किसान यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थान के साथ निशाद सिद्दीकी, एनडीटीवी।
इस बीच बड़ी खबर भोपाल से। इंदौर की घटना पर पीएचक्यू ने संज्ञान लिया। इंदौर पुलिस कमिश्नर से पीएचक्यू ने रिपोर्ट तलब की है और डीजीपी ने वकीलों के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। मारपीट करने वाले वकीलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं और चिन्हित करके वकीलों पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे। इंदौर की जो घटना हुई, जहां पर वकीलों की तरफ से हंगामा किया गया था और थाना प्रभारी के साथ मारपीट की गई थी, जहां पर वो बेहोश में दिखाई दिए थे, और उसके बाद इस पूरी घटना पर पीएचक्यू ने संज्ञान ले लिया है और इंदौर पुलिस कमिश्नर से पीएचक्यू की तरफ से रिपोर्ट भी तलब की गई है। इस पूरी घटना की रिपोर्ट अब मंगाई गई है और बताते चले कि डीजीपी ने वकीलों का जो व्यवहार रहा उस पर नाराजगी भी जाहिर की है। साथ ही साथ मारपीट करने वाले वकीलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं और चिन्हित करके वकीलों पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए, पीएचक्यू ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और साथ ही साथ कार्रवाई के निर्देश भी दिए और ये जरूरी भी था। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में पुलिस की जो आला अधिकारियों, खासतौर पे डीजीपी कैलाश मकवाना का ये मानना है कि जिम्मेदार लोगों के द्वारा ये किया गया है और इस तरीके से दयावर्दी के साथ करेंगे तो आम लोगों में पुलिस के इकबाल पर ना सिर्फ बहुत ज्यादा असर पड़ेगा बल्कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की भी जो है पूरी संभावना रहती है। बातचीत हर मसले का हल होता है। यदि वकील और पुलिस अधिकारी बातचीत कर रहे हैं तो इससे ज्यादा कोई भी बौद्धिक वर्ग नहीं है जो बातचीत से हल नहीं निकाला जा सकता है। यदि आप अदालत में बहस करते हैं तो फिर सड़क पे भी आप बहस करके मामले का हल निकाल सकते हैं। इन सब के बीच में ऐसा व्यवहार करना, वो पूरी तरीके से जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके साथ खींचातान करना, मारपीट करना, गश खाकर गिर जाते तस्वीरों में जो नजर आ रहा है, उन तस्वीरों पर उन्होंने भारी नाराजगी जाहिर की और यही कारण है कि इंदौर पुलिस कमिश्नर से कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा, निर्देश दिए हैं जो भी वकील हैं जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने धूमाझटकी की है अधिकारियों के साथ, उन पर कार्रवाई कीजिए। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे फिर वो वकील हो या दूसरे अन्य तबके से जुड़े हुए लोग हों। कार्रवाई को लेकर पुलिस मुख्यालय ने साफ किया है कि पहले चिन्हित किया जाए, वीडियो को देखा जाए, रिकॉर्डिंग देखी जाए, कौन कौन किस तरीके से क्या पेश आ रहा, उसके बाद उन पर मामले दर्ज किए जाएं। पुलिस से मारपीट के, शासकीय कार्य में बाधा पैदा करने के, ये तमाम धाराओं में जो है वकीलों पर मामले दर्ज हो सकते हैं। खुद कैलाश मकवाना ने इंदौर डीजीपी जो है उन्होंने इंदौर के आला अधिकारियों से बात की है। तो चलिए, इंदौर के आला अधिकारियों से बातचीत की, रिपोर्ट भी तलब की, साथ ही साथ कार्रवाई के निर्देश दिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।